सरकार संचार साथी ऐप के जरिए से अब देश के नागरिकों की जासूसी करना चाहती है। विपक्ष कह रहा है कि ये देश के नागरिकों की जो निजता है उसका मामला हो गया उल्लंघन। और आगे से देख रहे हैं आप। सरकार ने हमेशा से भारतवासी लोगों की निजता के खिलाफ कदम उठाए हैं, फिर वो उनके खान पान की बात हो या और दूसरी बातें हों। अब ये सरकारें डिसाइड करेगी कि किस मनुष्य को क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग बाकी है, सरकार वो भी करा सकती है आने वाले समय में। क्यों सरकार को ये सारी डिटेल चाहिए और आखिर ऐसे ही क्यों सारे नियम लागू होते हैं कि जनता के पास ये होना चाहिए, जनता को ये करना चाहिए, जनता की ये डिटेल सरकार के पास होनी चाहिए। क्या भारत में सरकार की कोई डिटेल जनता के पास नहीं होनी चाहिए? अगर सरकार इस देश में सच में कुछ करना चाहती है तो कोई ऐसी एप्लीकेशन लाए जिससे नरेंद्र मोदी के चलने फिरने का हमें पता रहे, जिससे इस देश की सरकार किस वक्त क्या काम कर रही है, कौन सा क्या प्रोसेस चल रहा है उसका पता चले। सरकार ने संसद में क्या किया, आज क्या काम किया, नेताओं ने क्या काम किया, उसका ब्यौरा जनता को पता चले। क्योंकि मालिक जनता है लोकतंत्र में, सरकारें नहीं। अगर ट्रैकिंग करानी है, अगर किसी पर निगरानी रखनी है तो सरकार पर रखनी है। इस देश के एम्प्लॉय, इस देश के सांसद, इस देश के मंत्री, तो कोई एक एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो वो इसलिए नहीं आनी चाहिए कि जनता पे निगरानी रखनी है। इस देश की सरकारें, प्रदेश की सरकारें, प्रदेश का प्रधान, प्रदेश का इलाके का निगम पार्षद, एमएलए क्या काम कर रहा है, इससे संबंधित कोई ऐप आनी चाहिए। लेकिन सरकार को ऐप से मतलब नहीं है। सरकार को ऐप के थ्रू जनता के बीच में विद्रोह पैदा करना है। आज भी जब इस चीज के बारे में ये कह रहे हैं कि भाई निगरानी रखी जाएगी, संचार साथी, तो संचार साथी के थ्रू वो क्या करेगी? वो डेटा निकालेगी। डेटा में क्या निकालेगी? हिंदू मुस्लिम निकालेगी। हिंदू मुस्लिम निकालेगी, क्या निकालेगी? देखेगी सत्ता में कैसे आना है। ठीक जैसे एसआईआर के तहत आई, ठीक जैसे ईवीएम में छेड़खानी के तहत आई, ठीक जैसे चुनाव आयोग को धंधे पर लगा कर आई। इसमें और कुछ नहीं है। सरकार का सिर्फ एक काम है कि कैसे सत्ता में बने रहें। पहले पेगासस आया जिससे विपक्ष की रणनीति जानी, अब संचार साथी आएगा कि जनता विद्रोह ना कर ले। आज मोदी सरकार हर पैतर आजमा रही है और देख रही है, इस देश की जनता को परख रही है समय समय पर कि जनता में कितना आक्रोश है, कितना विद्रोह है। लॉकडाउन उस परीक्षण का एक एग्जाम्पल है और नोटबंदी उस परीक्षण का एक एग्जाम्पल है। सरकार ने परीक्षण लिया है, नोटबंदी करी, जनता में पैनिक हुआ, अंधभक्त छोड़ दिए, तुम्हारे हित में है, सब बराबर हो जाएंगे अमीर गरीब। और फिर ये पता चल गया मोदी जी को कि विद्रोह नहीं हो सकता। फिर लॉकडाउन हुआ, भूखा मारा, हजारों किलोमीटर पैदल चलाया और फिर वहां जाके सरकार बना ली। पता किया कि जनता विद्रोह नहीं कर सकती और अब पता करना चाहती है अगर विद्रोह हो जाए तो जनता की कमर कैसे तोड़नी है। यह संचार साथी तुम्हारे यूपीआई को ब्लॉक करेगा, यह संचार साथी तुम्हारी आईडीएस को ब्लॉक करेगा, यह संचार साथी तुम्हारे कनेक्टिविटी को ब्लॉक करेगा, यह संचार साथी तुम्हारी मैसेजिंग को ब्लॉक करेगा और यह संचार साथी पुलिस वालों को हेल्प करेगा तुम्हें उठा के जेल में डालने के लिए। तो सरकार नहीं चाहती कि सरकार का किसी भी रूप में विद्रोह हो, इसलिए अब संचार साथी की बात हो रही है। दरअसल ये साथी नहीं है, ये तुम्हारा दुश्मन है साथी के रूप में। ठीक जैसे सरकार इस देश की आवाज कुचलती आई है, आंदोलनों को कुचलती आई है। जरा सोचना है देश के वासियों, किसान आंदोलन हुआ, सरकार बैकफुट पर आई क्या? आती है कब? चुनाव आने पर। इस देश में एनआरसी का आंदोलन हुआ, सरकार को शर्म और लज्जा आई क्या? बैकफुट पर आई क्या? नहीं आई। सीए एनआरसी के बाद भाई एक हाथरस का कांड हुआ था, हाथरस में बेटी को जला दिया, उसके माँ बाप को अधिकार तक नहीं दिया अंतिम संस्कार का, कोर्ट को बीच में आके बोलना पड़ा कि उनका अधिकार छीन लिया गया। भाई तुम कुछ कर पाए क्या? इस देश में ना जाने रोजाना कितने दलितों को प्रताड़ित किया जाता है, उनके ह्यूमन राइट्स को छेड़ा जाता है, मुसलमानों की ह्यूमन राइट्स की तो धज्जियां उड़ा रखी है सरकार ने, और सरकार बैकफुट पर आ रही है क्या? इसके बावजूद सरकार तुम्हारे घर में घुस रही है संचार साथी के थ्रू। सरकार ये जानना चाह रही है कि तुम्हारा बच्चा क्या बनेगा, सरकार ये जानना चाह रही है कि तुम्हारे घर में खाना क्या पकेगा, सरकार ये जानना चाह रही है कौन जोमेटो से ऑर्डर कर रहा है, सरकार जानना चाह रही है कौन आईफोन यूज कर रहा है और किसकी कितनी फाइनेंशियल कंडीशन है और जरूरत पड़ने पे किसको कितना तोड़ा जाएगा। इस देश में जनता के विद्रोह को, जनता की आवाज को, जनता के आंदोलनों को कुचलने का जरिया और हथियार है संचार साथी। साइबर फ्रॉड हो रहा है देश के नागरिकों। साइबर फ्रॉड ऐसे नहीं रुकेगा। साइबर फ्रॉड रोकना होता है सरकार को, तो साइबर के इतने मामले, कितने मामलों में निर्णय आ जाता है। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये सरकार अपना एक एप्लीकेशन, एक मैप तो लॉन्च नहीं कर पाई आज तक। 10 साल से सरकार में है भाई, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, सरकार अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च नहीं कर पाई, एक एप्लीकेशन जिससे हम सही तरीके का मैप इस्तेमाल कर सकें।
हम चाइना को देखते हैं, चाइना में मैप आ रहे हैं, हुआई के फोन आ रहे हैं, चाइना के अंदर टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, और हमारे यहाँ अंधभक्तों का विस्तार हो रहा है, जो सरकार की सुविधा बता रहे हैं, सरकार की व्यवस्था बता रहे हैं, जो सरकार की खूबियां बता रहे हैं। हमारे यहाँ गोबर और मूत्र के गुण बताए जा रहे हैं। जिस देश में गाय का पेशाब 50 रुपए लीटर बिकता हो और पानी 20 रुपए लीटर बिकता हो, जिस देश में पेशाब पानी से महंगा बिकता हो, उस देश में टेक्नोलॉजी की बात होगी। और ये इसी सरकार में हुआ है। इससे पहले पेशाब की बिक्री नहीं होती थी, गौमूत्र की बात नहीं होती थी, गोबर की बात नहीं होती थी। इसी सरकार का एक वो है ना प्रवक्ता संबित पात्रा, वो कहता था गाय का गोबर कोहिनूर से ज्यादा महंगा है। तो एक बात बताओ, उसके घर में जितनी कोहिनूर की ज्वेलरी हो, हीरो की ज्वेलरी हो या गोल्ड की ज्वेलरी हो, वो उठा के गोबर की लगा दें क्या? बताओ, पूरे देश को गोबर से लीप दें क्या? तो जिस देश में ऐसी वाहियात बातें इस देश के मंत्री, इस देश की सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे लोग करते हो, वो लोग इस देश में विकास की बात करेंगे। साइबर फ्रॉड किसी को नहीं रोकना है। इस देश की जनता की भाई ट्रैकिंग करानी है और विद्रोह को कुचलना है, और कोई कारण नहीं है। लेकिन मंत्री कह रहे हैं अगर आपको डिलीट करना है डिलीट कर दीजिए, आपके पास ऑप्शन है, इतना क्या देश के दौरान। मैं कह रहा हूं, इस देश की सरकारें अगर कोई एप्लीकेशन लाना चाहती है तो वो एप्लीकेशन लाए जिससे हमें पता चले इस देश के शिक्षा मंत्री ने क्या निर्णय लिए हैं, आज सुबह से शाम तक क्या काम किया है। ट्रैकिंग की जरूरत इस देश में काम करने वाले लोगों की होती है। हम अगर स्कूल में जाते हैं तो भाई यहाँ अटेंडेंस टीचर की लगती है, टीचर ने क्या काम किया उसका ब्यौरा होता है, ठीक है। इसमें भाई उसमें पीरियोडिक टेस्ट रखे जाते हैं, टेस्ट पेपर तैयार किए जाते हैं, पूरा सिस्टम टीचर्स के लिए होता है। फिर बच्चों पर होता है, जो बच्चे काम करेंगे, तो काम करने वालों पर जिम्मेदारी तय होती है। हम मालिक हैं इस देश के, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता सर्वे सर्वा होती है। ये कहा जाता है शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में, तो जनता के हाथ में शासन की अंतिम शक्ति है, तो जनता पे नकेल क्यों? नकेल कसनी है तो राज्य सरकारों पे कसी जाए, नकेल कसनी है तो पुलिस वालों पे कसी जाए। ऐसा भी कोई सिस्टम लेकर आओ कि कोई पुलिस वाला कहीं घूस लेता हुआ नजर आए, घूस की डिमांड करे तो तुरंत उसकी कंप्लेन हो सके, और कंप्लेन होने के बाद उसका सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो, उसके साथ में न खड़ा हो। आज तुम एक पुलिस वाले के खिलाफ FIR कराने चले जाओ, तुम्हारे पूरे घर की जिंदगी खराब हो जाएगी। एक कांस्टेबल के पास इतनी पावर है कि एक पूरे परिवार की जिंदगी खराब कर सकता है, SHO के पास पूरे खानदान की, और उसके बाद अगर आगे लेवल की बात कर दो तो वो पूरे इलाके की जिंदगी खराब कर सकता है। तो यहां पर अगर सुधार और एप्लीकेशन लानी है तो ऐसी एप्लीकेशन लाओ जिससे जनता को कोई फायदा मिले। जनता की ट्रैकिंग करनी है, जनता के बारे में जानना है, जनता ने आधार कार्ड बनाया, जनता का ऐसा है कि नहीं है, बस तुम्हारे अकाउंट में कितना बैलेंस है ये जनता को भी पता होना चाहिए। इस नेता के अकाउंट बैलेंस जितने भी है बैंकिंग का ब्यौरा जनता के पास होना चाहिए। हर नेता का आधार कार्ड लिंक है और किस खाते में कितना पैसा है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, सबकी लिंक होनी चाहिए। क्यों नहीं पता चलता है इस देश में? सरकार मंत्रियों के खिलाफ कुछ नहीं करेगी और किसी की जिम्मेदारी तय नहीं करेगी, जनता को फंसाने की बात है। जनता बनता कुछ नहीं है, यह सिर्फ जनता की भीड़ में अपने समर्थक, अपने गुर्गे ढूंढने जो धर्म के नाम पर तांडव मचा सके और फिर बाकी लोगों को कंट्रोल कर सके। मतलब हर बात में विरोध करना सरकार का। हाँ बिल्कुल, विरोध करना ही मेरा नियम है भैया। इस देश में अगर आप जागरूक हो तो ताकतवर व्यक्ति से सवाल पूछोगे, ठीक है। अगर आपकी आत्मा जिंदा है तो आप ताकतवर व्यक्ति से सवाल पूछोगे, सत्ता से सवाल पूछोगे, बाकी बड़वागिरी करने के लिए गुलामी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जागरूक नहीं हो, मेरे सवाल पूछने का मतलब ये नहीं कि मैं अकेला सवाल पूछ रहा हूं, मैं इस देश के 140 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति हूं, और यह सवाल सिर्फ मेरा नहीं पूरी जनता का भी हो सकता है। तो मैं इस देश के 140 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से सवाल पूछ रहा हूं। जब नरेंद्र मोदी अमेरिका के स्टेडियम में जाके बोलता है ना मैं नरेंद्र मोदी, तो वो मैं नरेंद्र मोदी नहीं है, 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हैं। वो 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं मैं, और उन 140 करोड़ लोगों में से वो उसमें में से एक मैं भी हूं। तो मैं तो पूछूंगा सवाल मेरे रिप्रेजेंटेटिव से कि तुम क्यों लाना चाहते हो उस एप्लीकेशन को। तुमने इस देश में मीडिया को खा गए, इस देश में सत्ता को खा गए, इस देश में मैं सवाल पूछने की आजादी को खा गए, उसके बाद तुम कहते हो कि भाई ऐसी एप्लीकेशन लेकर आओगे। अच्छा, क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि वंदे मातरम कहना होगा अगर भारत में रहना है तो। भैया वंदे मातरम, पहली बात तो वंदे मातरम हमारे देश के संविधान में, कानून में, नियम में कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरी है। वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलेज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम। अब वंदे मातरम को लेकर जो ऑब्जेक्शन है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम धरती तुझे नमन करते हैं, सर झुकाते हैं। मुसलमान विरोध करते हैं। मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि भाई जब आप भारत की बात करें तो भारतीय समझ के बात करें, और जब आप इस्लाम की बात करें तो मुसलमान होकर बात करें। तो मुसलमानों को समझना चाहिए कि यह भारत की बात हो रही है, धर्म बीच में ना लाएं।
और दूसरी बात, सरकार इसके सहारे अपना हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलना बंद करे। वंदे मातरम इतनी मैंडेटरी चीज नहीं है, हाँ, लेकिन बोलने में कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन सरकार इसको एक विवाद खड़ा करना चाहती है। इससे क्या होगा? मैं आज बोलता हूं वंदे मातरम, पूरा वंदे मातरम सुना के जाऊंगा। क्या मेरे घर के पास वाला स्कूल बन जाएगा? क्या वंदे मातरम बोलने से मेरे घर के बाहर, गली के बाहर टूटी हुई नाली बन जाएगी? क्या सड़कें बन जाएंगी? या हिंडन नदी में कचरा फेंकना बंद हो जाएगा? नमामि गंगे साफ हो जाएगी? इस देश में रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी? क्या नेता करप्ट, जो नेताओं ने जो अपने बिजनेस खड़े कर रखे हैं, एम्पायर खड़ा कर रखा, छोटे से छोटे विधायक का करोड़ों रुपए का एम्पायर है, वो बंद हो जाएगा? क्या इस देश में भ्रष्टाचार, इस देश के अस्पतालों की कंडीशन ठीक हो जाएगी? क्या सफदरजंग अस्पताल के बाहर जो हजारों लोग बाहर बिना बिस्तरे के सोते हैं, जो मरीजों को लेकर परेशान होते हैं, वो स्थिति ठीक हो जाएगी? क्या वंदे मातरम बोलने से इस देश के इसमें रोबोटिक टीचर मिल जाएंगे, डिजिटल हो जाएगा स्कूल? नहीं होगा ना। इस देश के असल मुद्दे क्या थे? लेकिन हम असल मुद्दों को छोड़ के वंदे मातरम पे डिबेट कर रहे हैं, जो कि डिबेट का कोई पॉइंट भी नहीं है। किसी की देशभक्ति जांचनी है ना, बहुत आसान तरीका है कि सामने तिरंगा फेंक के देख लो, अगर वो उठा के ना रख दे तो बात करना, चाहे फिर वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। ठीक है, इस देश में कुछ तथाकथित देशभक्त लोग जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, एक तरफ वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। काय का देशभक्त है भाई तू? जो व्यक्ति इस देश में हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वो कैसे देशभक्त हो जाएगा? क्योंकि पंजाब इस देश का हिस्सा नहीं है, पंजाब में सिख रहते हैं। क्या पंजाब सिख राष्ट्र बना दे? अगर पंजाब का एक व्यक्ति खालिस्तान की बात करे तो वो देशद्रोही, लेकिन ये बाबा सरेआम सड़क पे चलता और कहता हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस पे देशद्रोह का मुकदमा नहीं होगा। और उसके बाद कुछ लोग इस बाबा के आह्वान पर शराब बंद कराने पहुंचते मथुरा में। बाबा कौन है भाई? बाबा इस देश का डीएम है, बाबा यहाँ का मंत्री है, बाबा विधायक है, बाबा कौन है? बाबा कुल मिला के बाबा की क्वालिफिकेशन क्या है, बाबा की एजुकेशन क्या है? और उसके गुर्गे, यथा राजा तथा प्रजा, राजा जैसा बाबा है वैसे उसके गुर्गे। वो पहुंच गए जी मथुरा शराब बंद कराने के लिए। किसने अथॉरिटी दी? एक सिंगल लेटर लिखा क्या बाबा बागेश्वर ने मथुरा के डीएम को कि यहां शराब बंद होनी चाहिए? एक सिंगल पत्र लिखा क्या उत्तर प्रदेश के सीएम को कि यहां शराब बंद होनी चाहिए? एक सिंगल कोई एप्लीकेशन, कोई प्रार्थना पत्र लिखा हो गया प्रधानमंत्री को कि अयोध्या, मथुरा और बनारस में शराब बंद होनी चाहिए? सरकार तुम्हारी है, मंत्री तुम्हारा है, राष्ट्रपति भी तुम्हारे समुदाय का है, डीएम, सारी चीजें तुम्हारी हैं, ऊपर से उसमें भी वो बाबा है, मठाधीश है, इसके बावजूद शराब बंद नहीं हो रही। और फिर उसके बाद तुम वहां तोड़फोड़ करोगे, बदमाशी करोगे, गुंडाई करोगे, पुलिस एक्शन ले लेगी तो तुम कहोगे हम भगत सिंह है। भगत सिंह के पैरों की धूल भी नहीं हो तुम, भगत सिंह के पैरों की धूल भी नहीं हो। भगत सिंह को इस देश में शहीद आजम कहा जाता है, और इतिहास में जब भी तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, यकीन लिखना, काले अक्षरों से, मोटी स्याही से और गंदी स्याही से तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, गद्दार आजम। तुम इस देश के गद्दार हो, इस देश के विखंडन की बात करते हो, इस देश को तोड़ने की बात करते हो। हिंदू राष्ट्र इस देश से पंजाब को अलग करने की मांग करने के बराबर है। हिंदू राष्ट्र इस देश से गोवा को अलग करने की मांग करने के बराबर है। हिंदू राष्ट्र इस देश से नॉर्थ ईस्ट को काटने की मांग करने के बराबर है। हिंदू राष्ट्र इस देश से तमाम समुदाय, जहां जहां अल्प बहुसंख्यक दूसरे समाज के लोग हैं, उस राज्यों को काटने की बात है। इस देश के टुकड़े होते हुए जो देखना चाहते होंगे वही इस देश में हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर सकते हैं। जो इस देश में भारत को एक साथ देखना चाहते हैं उनके लिए हिंदू राष्ट्र भी वो सपना नहीं देखेंगे, ना वो कभी हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे। लेकिन हिंदू संगठन कह रहा है वंदे मातरम कहेंगे आत्मा को शांति मिलेगी। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं हिंदू संगठन की क्रेडिबिलिटी क्या है हमारे देश में? क्या है हिंदू संगठन? क्यों उन लोगों को इतना भाव दिया जाता है? क्यों उनकी बात सुनी जा रही है? किस प्रशासन का हिस्सा है? किसी भी हिंदू संगठन का जो व्यक्ति है, क्या वो इसरो का वैज्ञानिक है? क्या वो इंजीनियर है? क्या वो डॉक्टर है? क्या वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है? उसकी कोई सोच है? उसके पास कोई आइडियोलॉजी है? किसी भी संगठन का व्यक्ति है, उसके अध्यक्ष को उठाओ, उसके अध्यक्ष की बेसिक क्वालिफिकेशन क्या निकालना? हो सकता है वो 10वीं 12वीं पास भी ना हो। भाई उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है इस देश में? क्या योगदान है? क्यों वो इस देश में सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, इस देश में सर्वोच्च पदों को प्रभावित कर रहे हैं? उनका क्या योगदान है देश में? क्या उनके घर खानदान से इस देश में शहीद हुए हैं कुछ लोग? क्या वो अंग्रेजों के टाइम पर आजादी की लड़ाई लड़े हैं? क्या उनके घर से कोई नेता विधायक इस देश में काम कर रहा है? क्या कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उनके पास में? या इस देश में सिवाय झगड़ों का क्या योगदान है उन लोगों का? मुझे बताओ, किसी एक हिंदू राष्ट्र और हिंदू संगठन के व्यक्ति ने इस देश में स्कूल को रन किया हो? आरएसएस के बारे में बात करते हैं, देखो भारत में कितना फसाद हो गया है ना, भारत में कितना फसाद हो गया। अगर कांग्रेस, बीजेपी के अलावा किसी सरकार ने मंदिर तोड़वाया, ठीक है, किसी और ने मंदिर तोड़वाया तो सब बर्बाद हो गया, और मोदी जी ने तोड़वाया तो विकास हो गया, है ना? ऐसा ही है ना। आरएसएस मंदिर तोड़वा रहा है, आरएसएस ने मंदिर तोड़वा दिया सिर्फ अपनी पार्किंग के लिए। और फिर आरएसएस के बारे में ये कहा जाता है कि मुसलमानों के इतने संगठन हैं, सब काम कर रहे हैं, हिंदुओं का एक संगठन है और दोगला हिंदू उसी संगठन का विरोध कर रहा है, वो संगठन है आरएसएस।
हिंदुओं को जगाने का काम कर रहा है। जो भगवान के लिए नहीं सोच रहे वो इस देश के गरीब हिंदुओं के लिए सोचेंगे, जिनका स्वार्थ इतना बड़ा है कि जो अपनी एक पार्किंग के लिए भगवान की बलि चढ़ा दें तो इस देश के गरीब हिंदुओं की क्या दशा करेंगे। जिनका स्वार्थ इतना बड़ा है कि जो अपने कार्यालय को तो 7 स्टार बनाते हैं और उन्हीं किनकी वजह से वही दलित गरीब हिंदू ओबीसी हिंदू इनके समकक्ष खड़ा है, इनकी रैलियों में जा रहा है, टोपी लगा रहा है, पैंट पहन रहा है, शर्ट पहन रहा है, इनका दिवस मना रहा है, उन्हीं हिंदुओं का डोनेशन है वो 7 मंजिल 7 स्टार जो भी है इनका कार्यालय, उन्हीं का पैसा है। लेकिन किसी एक आज तक आरएसएस ने किसी गरीब हिंदू के घर जाके उसके मकान के निर्माण का काम नहीं किया होगा, लेकिन अपना बना लिया कार्यालय। बीजेपी के कार्यालय हर जिले में मौजूद है, 400-400 500 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। कहां से आ रहा है पैसा? तो आज ये देश के हिंदुओं को जागना चाहिए। 1400 साल पुराना मंदिर, ठीक, अब 1400 साल पुराना इस्लाम कहेंगे तो क्या इस्लामिक मंदिर था वो है? तुम कहोगे क्या इस्लामिक मंदिर था? क्या मुगलों की सरकार ने तोड़ दिया? मुझे तो लग रहा है कि भाई अगर मोदी जी ने तोड़वा दिया और रेखा गुप्ता ने तोड़वा दिया, रेखा गुप्ता तो रिमोट कंट्रोल की सीएम बनकर रह गई है, सत्ता पर बैठी वही है लेकिन चला कोई और ही रहा है। तो मंदिर बनवा रहे भाई, राम मंदिर का निर्माण हो गया, हाँ, मंदिर तोड़वा रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री के हाथ कांप रहे थे, वो ध्वज लहरा रहा था। तो इस देश के प्रधानमंत्री के हाथ तब नहीं कांपे जब किसी की बेटी रात के अंधेरे में बिना परमिशन के जला दी गई। इस देश के प्रधानमंत्री के हाथ तब नहीं कांपे जब इस देश में 700 किसान भूख से और आंदोलन में मर गए। इस देश के प्रधानमंत्री के हाथ तब भी नहीं कांपे जब इस देश का बिहारी, इस देश के उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का व्यक्ति हजार किलोमीटर चल के पैदल भूख से तड़पा और मर गया। इस देश के प्रधानमंत्री के हाथ तब भी नहीं कांपे जब कोई रेल की पटरी के नीचे आके कुचला गया। ट्रेन उसको ले जाने के लिए नहीं चली लेकिन उसको कुचलने के लिए चल गई, उसकी लाश ले जाने के लिए चल गई। इस देश के प्रधानमंत्री को तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, ठीक है, कि इतनी गरिमा नहीं है कि देश के निवासी भूखे मर रहे हैं और उस प्रधानमंत्री का कंपैरिजन किया जाता है कि विश्व गुरु है। उस प्रधानमंत्री को कहा जाता है ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ। ऐसा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देखना चाहिए कि हमारे देश में अकाल था, धोती फटी थी, उस प्रधानमंत्री ने कहा जिस देश में खाने के लाले हैं वहां धोती नहीं बदलूंगा, फटी धोती के साथ चलूंगा। एक धोती अवॉइड करी। और ये भैया हमारा ड्रेसिंग राजा रात दिन नए नए कपड़े पहनता है और धर्म के नाम पे तो जो तमाशा करता है उसकी कोई बात ही नहीं कहना, ठीक है। इस देश के प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री, वो अंदर का प्रधानमंत्री जाने कब जागेगा पता नहीं, लेकिन नौटंकीबाज रात दिन जाग रहा है। धर्म के नाम पर हाथ भी कांपते हैं, धर्म के नाम पर अंदर की ऊर्जा भी जाग जाती है। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने सब किया, लेकिन वो नहीं किया जो एक प्रधानमंत्री को करना चाहिए, देश को जोड़ने का काम। इस देश के प्रधानमंत्री की आंखें बंद है, कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। सबका साथ सबका विकास, किसका साथ और किसका विकास? मुझे बताओ। मणिपुर का साथ मिला क्या उन लड़कियों को? मुझे बताओ किसका साथ और किसका विकास? क्यों हमारा देश भुखमरी इंडेक्स में लगातार पिछड़ रहा है? क्यों हमारा देश बेरोजगारी में बढ़ रहा है? क्यों हमारा देश के युवा आंदोलन कर रहे हैं? क्यों इस देश के प्रधानमंत्री को हर 6 महीने में एक प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है? क्यों इस देश के प्रधानमंत्री पे वोट चोरी का इल्जाम लग रहा है? क्यों इस देश के प्रधानमंत्री पे इलेक्शन को मैनेज करने का इल्जाम लग रहा है? क्यों इस देश के प्रधानमंत्री पे चुनाव आयोग को सेट करने का इल्जाम लग रहा है? क्यों इस देश के प्रधानमंत्री पे जुडिशरी खरीदने का इल्जाम लग रहा है? क्यों इस देश के प्रधानमंत्री पे करप्शन के चार्ज लग रहे हैं? भाई करप्शन, पीएम केयर फंड का घोटाला, पीएम केयर का पैसा डकारने वाला व्यक्ति एकदम स्वच्छ छवि का कैसे हो सकता है? पीएम केयर फंड में पैसा जो व्यक्ति डकार गया उसके ऊपर ये भ्रष्टाचार की छींटे नहीं। मनमोहन के टाइम पर ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार में पूरी सरकार लिप्त थी, लेकिन मनमोहन बच गए जी। कैसा रेनकोट पहन के नहा रहे थे क्या? तो मोदी जी तुम तो रेनकोट छोड़ो, मुझे लग रहा तुम पूरी प्लास्टिक सर्जरी करके नदी में डूब गए हो कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो, लेकिन बारिश की बूंद की और भ्रष्टाचार की एक बूंद तुम पर नहीं चिपकती।